नमस्कार। जब हम भारतीय संविधान का पहला पन्ना खोलते हैं ना, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है। आखिर ये भारत है क्या? तो आज हम संविधान के भाग 1 को ही समझने वाले हैं। यही वो हिस्सा है जो बताता है कि हमारी देश की असली पहचान क्या है और इसका जो नक्शा हम देखते हैं वो कैसे बनता है और कैसे बदलता है। तो चलिए इन सवालों को जरा और कुरेदते हैं। भारत असल में है क्या? और हमारे देश का जो नक्शा आज हम देखते हैं, क्या वो कोई पत्थर की लकीर है या उसे बदला भी जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब बताए कहाँ हैं? संविधान के पहले भाग में ही छिपे हुए हैं। इन सवालों के जवाब की जो शुरुआत है वो होती है हमारे राष्ट्र की नींव से, और ये नींव रखी गई है अनुच्छेद 1 में। यही वो आर्टिकल है जो हमारे देश को उसकी सबसे मौलिक, सबसे बेसिक परिभाषा देता है। संविधान की पहली लाइन ही देखिए कितनी जबरदस्त है। इंडिया दैट इज भारत। जरा सोचिए, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये हमारे देश की संवैधानिक पहचान की एक तरह से घोषणा है। यहाँ आधुनिक नाम इंडिया और हमारा पारंपरिक नाम भारत, दोनों को बराबर का सम्मान और दर्जा दिया गया है। लेकिन नाम से भी ज्यादा जरूरी बात इसके आगे लिखी है। भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब यहाँ पर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये जानबूझकर किया गया था। हमारे संविधान बनाने वाले ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते थे कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है, बल्कि एक पूरी अविभाज्य इकाई है। मतलब राज्य इसका हिस्सा तो हैं, पर उन्हें इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी एक सोच को ये एक लाइन ना कमाल के ढंग से समझाती है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका मतलब बहुत सीधा है। राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं, अरे भाई नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर कभी टूट नहीं सकता। वो अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि भारत टूट नहीं सकता, पर सवाल ये है कि क्या इसका नक्शा बाहर की तरफ बढ़ सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 2 में, जो हमारी संसद को बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने और हमारी सीमाओं का विस्तार करने की शक्ति देता है। और ऐसा नहीं है कि ये शक्ति सिर्फ किताबों में है, इसका असल में इस्तेमाल भी हुआ है। याद कीजिए 1961, जब गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराकर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। या फिर 1975 की बात करें, जब सिक्किम ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत का एक पूर्ण राज्य बनने का फैसला किया। ये दोनों ही अनुच्छेद 2 की शक्ति के सबसे बड़े और साफ उदाहरण हैं। तो ये तो हुई बाहर से नए इलाकों को जोड़ने की बात, लेकिन देश के अंदर का नक्शा बदलने का क्या? ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 3 से, और ये हमारी संसद को देश की आंतरिक राजनीतिक सीमाओं को फिर से खींचने की एक असाधारण, एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। तो संसद आखिर कर क्या सकती है? जरा सोच कर देखिए। संसद चाहे तो एक नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया बड़ा या छोटा कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। पर यह होता कैसे है? प्रक्रिया काफी सीधी है। संसद में एक बिल पेश होता है, राष्ट्रपति उस बिल पर संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य पर असर पड़ रहा है, उससे राय मांगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राज्य की राय सिर्फ एक सलाह होती है, उसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह से राष्ट्रपति और संसद पर निर्भर करता है। और आखिर में संसद में सिर्फ एक साधारण बहुमत से बिल पास हो जाता है और देश का नक्शा बदल जाता है। तो हमने प्रक्रिया समझ ली। अब ये देखते हैं कि ये तकनीकी रूप से कितना आसान है और असल में कब कब हुआ है। ये हमें ले जाता है अनुच्छेद 4 और भारत के कुछ बड़े राज्य पुनर्गठनों की कहानी पर। और यहीं पर अनुच्छेद 4 एक बहुत ही जरूरी बात बताता है, वो ये कि देश का नक्शा बदलने के लिए किसी बड़े संवैधानिक संशोधन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये काम एक साधारण विधायी प्रक्रिया से हो सकता है, जिसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी यानी आधे से एक ज्यादा सांसदों की सहमति ही काफी है। और इस शक्ति का इस्तेमाल भारत के इतिहास में बार बार हुआ है। जरा देखिए भारत का नक्शा कैसे बदला है। 1956 में भाषा के आधार पर पूरे देश के राज्यों को फिर से बनाया गया। फिर आया साल 2000, जब हमें झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ मिले। 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना, और सबसे हाल में 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि भारत का नक्शा कभी भी स्थिर नहीं रहा है। तो इन सब आर्टिकल्स और प्रक्रियाओं का असली मतलब क्या है?
संविधान के इस पहले भाग से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए अब इसकी जो सबसे मुख्य बातें हैं उन पर आते हैं। तो जो सबसे जरूरी बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं। पहली, भारत राज्यों का एक संघ है, कोई ढीला ढाला समझौता नहीं। दूसरी, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी, भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने की जो अंतिम शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है। और सच कहूं तो यही लचीलापन हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत रहा है, जिसने देश को समय और जरूरतों के हिसाब से बदलने में मदद की है। और आखिर में एक वाक्य है जो भाग 1 के पूरे सार को, उसकी आत्मा को समेट लेता है। भारत सिर्फ राज्यों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक मजबूत और अविभाज्य देश है। ये हमारे संविधान की एकता और अखंडता की जो भावना है, उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हमारा संविधान देश का नक्शा बदलने के लिए इतना लचीलापन देता है, तो भविष्य में आने वाले समय में भारत का नक्शा और कैसे विकसित हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे देश के लगातार बदलते स्वरूप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।